हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह वाकया 5 जून 2016 का है, जब विभाष कुमार को उसकी ही माशूका मोंटी उर्फ योगेश्वरी बरार ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। विभाष कुमार उन लाखों नौजवानों में से एक था जो रोजगार की तलाश में भोपाल आकर रहने लगा था। कुछ और उसे आता नहीं था, इसलिए वह दिखने में सबसे आसान लगने वाला जमीनों की दलाली का काम करने लगा और इमारतें बनाने के धंधे में भी उतरने वाला था। भोपाल जैसे बड़े शहर में अपनी आमदनी के दम पर 10 साल गुजार देना यह बताता है कि विभाष कुमार अपने धंधे में माहिर हो गया था और उसकी कमाई ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन 35 साल का हो जाने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी, तो वजह उसकी 28 साल की माशूका योगेश्वरी बरार थी, जिसके साथ वह बीते 9 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में था। यानी वे दोनों बगैर शादी किए मियाँ बीवी की तरह रहते थे। जो हर्ष की बात इस लिहाज से थी कि योगेश्वरी बरार रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। पहले प्यार और फिर जिस्मानी संबंध बनाकर उन दोनों ने कोई समझदारी का काम नहीं किया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की खूबसूरत दिखने वाली योगेश्वरी बरार 9 साल पहले जब जवानी की दहलीज पर दाखिल हुई होगी तो कितनी खूबसूरत रही होगी। योगेश्वरी बरार भी लाखों लड़कियों की तरह भोपाल पढ़ने आई थी। पढ़ाई तो उसने की, पर साथ साथ चचेरे भाई के साथ मुहब्बत की भी डिग्री ले डाली थी। योगेश्वरी बरार पढ़े लिखे घर की लड़की है, जिसके पिता टिमरनी हरदा के एक स्कूल में टीचर और मां हॉस्टल वार्डन थीं। बेटी भी अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसलिए उन्होंने योगेश्वरी बरार को पढ़ाई के लिए भोपाल भेज दिया था। पर गलती यह की थी कि सहूलियत और हिफाजत के लिए उसे अपने दूर के रिश्ते के भाई विभाष कुमार के पास रहने छोड़ दिया था, जिसके पास उसकी बहन भी रहती थी। विभाष कुमार और योगेश्वरी बरार जवानी के जोश के चलते रिश्ते की हदें ज्यादा दिनों तक निभा नहीं पाए और सब कुछ भूलकर एक दूसरे में ऐसे खोए कि उन्होंने अपने आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं सोचा। 9 साल का अरसा कम नहीं होता। एक कली को फूल बना चुके विभाष कुमार का दिल अपनी माशूका से उचटने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे उसे नई नई तितलियां भी मिलने लगी थीं। उधर योगेश्वरी बरार तो विभाष को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। शादी हो न हो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस हर हाल में आशिक का साथ चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह एकदम नादान या देहाती लड़की थी, बल्कि बेहद समझदार और सधी हुई लड़की थी, जिसने भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में MA की डिग्री ली थी। लिहाजा कुदरती तौर पर वह जानने समझने लगी थी कि कौन कब क्या बर्ताव करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई या डिग्रियों का जिंदगी की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। यह बात योगेश्वरी को समझाने वाला कोई नहीं था। विभाष कुमार की कम होती दिलचस्पी को योगेश्वरी बखूबी समझ रही थी, पर उसे ज्यादा अफसोस इस बात का रहने लगा था कि उसे छोड़कर उसका आशिक इधर उधर मुंह मारने लगा था। भले ही वे पति पत्नी नहीं बने थे, लेकिन मियाँ बीवी की तरह रह रहे थे, इसलिए योगेश्वरी की बेचैनी या तिलमिलाहट कुदरती बात थी। योगेश्वरी ने कई बार विभाष कुमार को समझाया था कि दूसरी लड़कियों से प्यार की पींगे मत बढ़ाओ, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन अब तक विभाष कुमार उसकी कमजोरी ताड़ चुका था कि वह यूं ही कलपती रहेगी पर कुछ कर नहीं पाएगी। अब से तकरीबन 4 साल पहले विभाष कुमार की बहन आभा, जिसका एक नाम रीना भी है, भी भोपाल में उन्हीं के साथ आकर रहने लगी थी। तो योगेश्वरी ने साकेत नगर में किराए पर अलग मकान ले लिया था, जो इस नाजायज रिश्ते को बनाए रखने में काफी मददगार साबित हुआ था। हालांकि रीना इन दोनों के मियाँ बीवी सरीखे रिश्ते को ताड़ चुकी थी। योगेश्वरी का मकान उसके घर से पैदल की दूरी पर था, इसलिए रीना से कुछ छिपा नहीं था। रीना के जरिए ही इस रिश्ते की बात विभाष कुमार की मां तक पहुंची थी, जो पति की मौत के बाद से ही अपनी औलादों को लेकर परेशान रहने लगी थीं।
विभाष कुमार की कमाई से ही उनका बैतूल का खर्च चलता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। विभाष कुमार और योगेश्वरी के रिश्ते के बारे में सुनकर मां का डरना लाजिम था, इसलिए उन्होंने उसे ऊंच नीच समझाई तो वह मान गया। वैसे भी विभाष कुमार का जी अब योगेश्वरी से उबने लगा था, इसलिए उसने माशुका से दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मोंटी किसी भी शर्त पर उसका साथ या पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। 5 जून 2016 को योगेश्वरी विभाष कुमार के घर पहुंची और रात भर वहीं रही। जब दूसरे कमरे में आभा यानी रीना सो गई तो उसने विभाष कुमार को लताड़ना शुरू कर दिया। इसी कहासुनी में विभाष कुमार ने उसे अपनी सगाई के फोटो मोबाइल पर दिखाए, जिनमें एक लड़की यानी उसकी मंगेतर उसे केक खिला रही थी। फोटो देखकर योगेश्वरी के तनबदन में आग लग गई। हालांकि वह पहले से काफी कुछ जानती थी, पर नौबत यहां तक आ जाएगी इसका उसे अंदाजा नहीं था। रात भर दोनों तू मैं करते रहे। योगेश्वरी की दलीलें अपनी जगह ठीक थीं कि जब उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया है तो वह किसी और का कैसे हो सकता है। विभाष कुमार का यह कहना था कि उसकी मर्जी जिससे चाहे शादी करे। इस कहासुनी के बाद कोई हल न निकलता देख विभाष कुमार जब गहरी नींद में सो गया तो नागिन सी तिलमिलाई योगेश्वरी ने चाकू से उसके सीने पर हमला किया और फिर कहीं वह जिंदा न बच जाए इसलिए ताबड़तोड़ हमले करती रही। शोर सुनकर रीना जागी और बाहर आई तो नजारा देखकर हैरान रह गई। उसने योगेश्वरी को पकड़ने की कोशिश की पर वह मोबाइल और चाकू फेंककर भाग खड़ी हुई। रीना कुछ पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे उसे अस्पताल ले गई पर डॉक्टरों ने उसे मरा घोषित कर दिया। विभाष कुमार की हत्या करने के बाद योगेश्वरी को होश आया तो उसने खुद को भी खत्म करने की ठान ली। शायद उसके लिए विभाष के बाद दुनिया में कुछ रह नहीं गया था। उसने पहले खुद पर चाकू से हमला किया पर घबरा गई क्योंकि इसमें मरने की गारंटी नहीं थी। घाव बड़ा नहीं था इसलिए उसने उसको ढक लिया और नजदीकी आरआरएल चौराहे पर जाकर पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा और खुद पर उड़ेल लिया, पर खुद को आग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जाहिर है योगेश्वरी अपना आपा खो चुकी थी, इसलिए खुदकुशी की तीसरी कोशिश उसने कुएं में कूदकर की, पर जिस कुएं में वह कूदी उसमें 4 फुट ही पानी था, लिहाजा वह फिर बच गई। इधर पुलिस को कत्ल की वारदात की खबर लग चुकी थी, इसलिए वह तुरंत योगेश्वरी की तलाश में जुट गई थी। राह चलते लोगों से पूछताछ की बिना पर पुलिस वाले कुएं के पास पहुंचे तो योगेश्वरी अंदर ही थी। पिपलानी के गांधी मार्केट का यह कुआं 20 फुट गहरा है। योगेश्वरी को बाहर निकालने के लिए डायल 100 के ड्राइवर बलवीर ने हिम्मत दिखाई और कुएं में उतरकर उसे सही सलामत ऊपर ले आया। थाने जाकर योगेश्वरी फरियाद करती रही कि विभाष को तो उसने मार दिया है, लेकिन उसे अब कब फांसी दोगे। पुलिस वालों ने उसे प्यार से पुचकारा और खाने के लिए सैंडविच मंगा कर दिए तो योगेश्वरी कुछ सामान्य हुई और उसने बताया कि विभाष की सगाई के फोटो देखकर मैं आपे से बाहर हो गई थी, इसलिए उसे चाकू से गोद कर मार डाला। यह चाकू उसने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाया था। अगले दिन सुबह के 9 बज चुके थे। सारा शहर जाग उठा था। एक माशूका ने आशिक की बेरहमी से हत्या की यह खबर जिसने भी सुनी उसने कलयुग को कोसा, प्यार मोहब्बत और वफा पर उंगलियां उठाईं। अब तक लोगों ने यही सुना था कि बेवफाई के चलते आशिक ने माशूका की हत्या की, पर इस मामले में उल्टा हुआ। कईयों ने रिश्ते की बहन से मोहब्बत करने को ही गलत ठहराया, पर कोई योगेश्वरी का दर्द नहीं समझ पाया, जो बेवफा आशिक को अपने हाथों मौत की सजा देने की बात कहते हुए खुद अपने लिए फांसी का फंदा मांग रही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।